नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है यूपीएल। आप सभी जानते हैं यूपीएल एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। कंपनी सिर्फ केमिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी देखा जाए तो दो अलग कैटेगरीज केमिकल्स के ऊपर काम करते हैं। एक देखा जाए तो एक देखा जाए तो एग्रोकेमिकल्स के ऊपर, मतलब पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर। अगर इसका कंपेरिजन करूँ, पेयर कंपेरिजन करूँ, तो उसमें आप देखेंगे तो एग्रोकेमिकल्स का नाम ही आपको सामने दिखेगा, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज का नाम दिखेगा। उनमें से इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है यूपीएल। एक टाइम यूपीएल नंबर 1 कंपनी था, आज कंपनी सेकंड पोजीशन में पहुंच चुके हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस खराब होने के पीछे रीजन जो है वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो जो जो कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर काम किया है वो सारे कंपनी का हालत आज खराब है। सिर्फ ऐसे नहीं कि यूपीएल का हालत आज खराब है, सारे कंपनीज का सिचुएशन आज बिगड़ते हुए देखने को मिले, क्योंकि चाइना स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर जो डिस्काउंट प्राइस ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में दिया है, उतना डिस्काउंट प्राइस इंडियन मार्केट नहीं दे पाए, जिसके चलते है इंडियन मार्केट में केमिकल प्रोडक्ट का डिमांड कम हो चुके हैं। तो मतलब इंडियन मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा हो चुके हैं और उसका मार्केट में जो डिमांड है वो बहुत कम हुआ है। तो जिसके चलते कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। जैसे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो सेल्स देखिए 12,000 करोड़ से घट के हो चुके हैं 10,000 करोड़। तो आप कहेंगे सर पिछले क्वार्टर में तो करीबन 9,000 करोड़ था और से 1,000 करोड़ तो बढ़ा। हाँ, आपकी बात सही भी है, मगर एक बात आप याद रखना, हमेशा आपको एक चीज देखना है कि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में किस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ। अगर ईयर ऑफ ईयर बेसिस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ तो ठीक ठाक है। अगर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस को कंपनी बीट कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे तो होता रहेंगे। तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ होना चाहिए। तो उल्टा क्या हुआ यहाँ पे, जो सेल्स है वो डाउन हो चुके हैं और एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट फर्स्ट टाइम कंपनी लॉस में कन्वर्ट हुआ। अभी जल्द से जल्द कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है, तो अभी इसका सच्चाई आपको जानने को मिलेगा कि सही में कंपनी फिर से रिकवरी किए कि और भी करेक्शन मोड में है। अगर और भी करेक्शन मोड में है तो और ज्यादा फॉल होने का देखने को मिल सकता है। फॉल मतलब कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो वहां पे आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से यहाँ पे सेलिंग प्रेशराइज में है। तो सेलिंग प्रेशराइज मतलब आप देखेंगे तो हायर साइड से एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को फेस करके वो बार बार उसी रेजिस्टेंस को फेस किया और नीचे आए। तो बार बार इसी रेजिस्टेंस को फेस करके नीचे आए और मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे एक रेंज क्रिएट किया और एक स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है, इस दोनों सपोर्ट जोन, यहाँ पे भी एक स्ट्रांग सपोर्ट है, इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश किया। ध्यान देना यहाँ पे जो जो यहाँ पे ट्रेड किए हुआ वो पूरा के पूरा देखा जाए तो एक स्ट्रांगली डाउन साइड ट्रेड है, क्योंकि उस प्रीवियस हाई को कंपनी ब्रेक नहीं कर पाया, उससे पहले फिर से करेक्शन हो रहा है। तो इजी तरीके मुझे मुझे जो देखने को मिला, मगर मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि मुझे जो फील हो रहा है कि कंपनी नेगेटिव साइड में ट्रेड करेगा और डाउन साइड में आएगा अगर 538 लेवल को वो ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद नीचे साइड में ट्रेड करना, मतलब ट्रेड कंपनी करने लग गए, तो सोचिएगा कंपनी 416 रुपीज तक आने का चांसेस है, इस लोअर साइड का लेवल तक आने का चांसेस है। तो आप कहेंगे सर क्या इस लेवल में कंपनी का स्ट्रांगली सपोर्ट है? हाँ बिल्कुल है। प्रीवियस एक स्ट्रांग सपोर्ट मतलब बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, जिस सपोर्ट को फेस करने के बाद ही कंपनी एक लंबा जर्नी दिखाया। तो इस लेवल को आने के बाद ही कुछ डिसीजन बन सकते हैं। फिलहाल के लिए कुछ डिसीजन लेना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत हो सकता है। बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर काम करिए। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जो है संवर्धन मदारसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो संवर्धना मदारसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो एक टाइम मदारसन सुमी नाम से जाना जाता था, तो आज मदार संवर्धना जो मदारसन इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है, ये देखा तो इंडिया के नंबर 1 ऑटो इंसुलेरिज कंपनी है। आज देखिए ऑटो कंपनी उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ जितना ऑटो इंसुलेरिज कंपनी का ग्रोथ हुआ। क्यों? इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि देखिए ऑटो सेक्टर में चाहे पकड़ लीजिए टू व्हीलर्स एंड थ्री व्हीलर्स कंपनी को, बजाज ऑटो हो, हीरो मोटो को हो, टीवीएस हो, ये सारे कंपनीज को देख लीजिए कितना ज्यादा कंपटीशन है। और आज देखिए आज कितना ज्यादा चेंजिंग मूड में भी है बिजनेस। जैसे पहले क्या हुआ करता था,
पेट्रोल के माध्यम से गाड़ियाँ चलते थे, बाइक्स चलते थे। आज वो पेट्रोल कन्वर्ट हो रहा है किस में? ईवीज़ में। उसके बाद अभी ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिलाकर इथेनॉल के माध्यम से गाड़ी चलेंगे। तो ये सारे जो चेंजिंग है, इस चेंजिंग होने के बाद ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल जाते हैं। उसी तरीके से अगर ऑटो इंश्योरेंस कंपनी को देखेंगे तो इसमें भी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। मगर एक प्लस पॉइंट इस कंपनी के ऊपर है कि कोई भी गाड़ी के कोई भी चेंजिंग हो, कुछ पेयर पार्ट्स, गाड़ी में जो पेयर पार्ट्स लगाए जाते हैं तो उसका चेंजिंग कभी नहीं होता है। तो उस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का सबसे ज्यादा चांसेस है। और आप सभी जानते हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड आज तक जब से लिस्टिंग हुआ तब से लेकर 1,00,000% से भी ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा रिटर्न कंपनी ऑलमोस्ट आपको दे चुके हैं। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर आपको क्या सोचना है वो अभी आपको दिखेगा। पहली बात, कंपनी का जो पी रेशियो है, सबसे पहले देखना है कंपनी का वैल्यूएशन हाई है कि लो है। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 128 के आसपास, और आज पी रेशियो कितना है? करीबन 45 के आसपास, 47 के आसपास। जो पी रेशियो बन रहा है करीबन 35 के आसपास देखने को मिला। तो हायर लेवल से अगर लोअर लेवल तक हमें पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के पी रेशियो में एक करेक्शन तो हुआ, फिर भी कंपनी की एवरेज पी रेशियो, 5 साल की एवरेज पी रेशियो दिखा दूँ तो कंपनी में थोड़ा सा अभी भी ओवर वैल्यूड सिचुएशन में देखने को मिला, ओवर ब्रॉड सिचुएशन में देखने को मिला। तो उतना ज़्यादा ओवरबर्ड नहीं है क्योंकि कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो के आसपास ही है, और कंपनी के आर ओ सी आर ओ एवरेज के आसपास है। इनकम जबरदस्त है। कर्जा बहुत ज़्यादा था, अभी कर्जे को कंपनी ने कम किया, एक अच्छी बात है। पहले कितना कर्जा था वो मैं आपको दिखा दूं। देखिए पहले कितना कर्जा था, कंपनी कंटिन्यूसली कर्जे को वो बढ़ाते चले गए और इस बार हाईएस्ट कर्जा ले लिया। मतलब इस बार सबसे ज़्यादा कंपनी कर्जा उठाया। उसके पीछे एक रीज़न भी है, वो रीज़न मैं अभी आपको बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा इस चीज को। कंपनी कर्जा किस बेसिस पे लिया? कंपनी दो तरीके से नहीं, तीन तरीके से कर्जा लिया। एक है लॉन्ग टर्म के लिए 10,000 करोड़ का कर्जा, और शॉर्ट टर्म के लिए 8,900 करोड़, और लीज लाइबिलिटी के लिए 2,500 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी हर दिशा से कर्जा लेके रखा है। और कर्जे जिस तरीके से लिया उस बेसिस में क्या कंपनी को प्रोजेक्ट मिला? बिल्कुल मिला। कंपनी को बहुत शानदार प्रोजेक्ट मिला, आज तक की सबसे हाईएस्ट कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। पिछले साल में कंपनी को प्रोजेक्ट मिला था करीबन 8,500 करोड़ के आसपास। इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 15,000 करोड़ के आसपास। और अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि कंपनी के जो प्रोजेक्ट मिला डबल के आसपास है, 2x के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिला पिछले सालों की तुलना से। तो इस ग्रोथ के कारण यहाँ पे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसके चलते कंपनी ने क्या किया, इस तरीके से कर्जे को उठाया। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर इसीलिए कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। और कंपनी के देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सब कुछ ठीक ठाक होता देखने को मिले इस साल में। इसलिए इस साल में कंपनी अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी दिया। अगर यही चीज को मैं यहाँ पे आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न दिखा दूं, उससे पहले कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज दिखा दूं, तो अलग लेवल का डिलीवरी देखने को मिला। जब ज्यादा डिलीवरी उठ रहा है तो सोचना एक बड़ा जम और जर्नी देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर एक टेड बना था, कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, 2 बार शोल्डर क्रिएट किया। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट का कंफर्मेशन यहाँ पे मिल गया था। और मैंने आपको ये बताया कि इस रेंज को जब तक ना ब्रेकआउट करेंगे तब तक ऊपर जाने के लिए वो तैयार नहीं रहेंगे। तो फाइनली हाई वॉल्यूम के साथ, बहुत तगड़ा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। तो मुझे लगता है एंटी लेवल से अगर टारगेट मुझे मुझे मिले तो मैं जिस टारगेट को फॉलो करके चल रहा हूँ वो अराउंड 133 रुपीज के आसपास, और इस टारगेट मिलने में मुझे टोटल 36% के आसपास टारगेट मिल सकता है। और ये टारगेट होने का चांसेस पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ऐसे कोई 100% गारंटी नहीं है। तो मुझे पॉसिबिलिटी ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि कंपनी प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसी लेवल से बिग क्रैश हुआ था, मतलब उसी लेवल तक जाने का एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज ग्रुप की एक एक ट्रस्टेड और एक बड़ा कंपनी है जिसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों एक ही कैटेगरी की कंपनी है। बिजनेस थोड़ा सा देखा जाए तो इधर उधर है, बाकी दोनों ही एक फाइनेंस कंपनी है, दोनों ही एक एनबीएफसी कंपनी है। तो बजाज फिनसर्व के बारे में बात करो तो कंपनी ने जब स्प्लिट दिया, इस कंपनी का प्राइस अराउंड 17,000 के ऊपर देखने को 20,000 के ऊपर देखने को मिला था। तो जब कंपनी ने स्प्लिट दिया, स्प्लिट के बाद स्प्लिट अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद देखिए कंपनी आपको सस्ते में शेयर दे रहा है। तो जब सस्ते में शेयर मिला इसके ऊपर क्या किया गया, तो मैंने कुछ क्वांटिटी ऐड किया एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। और इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है, एज ए स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस में
तो मैं बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस सबसे पहले देखना चाहिए। तो परफॉर्मेंस देखिए, क्यों मैंने इसके ऊपर एक ट्रेड लिया मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देखिए कंपनी के आरओसी उतना खास नहीं है, मगर आरओई आपको बेस्ट दिखेगा। कोई भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर इस बात को नोट कर लेना, कोई भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर अगर आपको आरओसी में उतना खास परफॉर्मेंस ना दिखे, अगर आरओई 15% के आसपास दिखे कि उसके ऊपर दिखे, तो सोचना कंपनी ठीक-ठाक परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद कंपनी के देखिए इनकम भी देखना चाहिए, क्या इनकम सही में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर मैं इनकम के बारे में बात करूँ तो क्वार्टरली रिजल्ट लगातार बढ़ते चले गए, सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस को कंट्रोल किए और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 3000 करोड़ से बढ़ के हो चुके 3700 करोड़। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। और सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट है वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी का एनबीएफसी कंपनी के ऊपर कोई किसी भी एक टाइम में कर्जा रुकना नहीं चाहिए, मतलब पिछले सालों से कर्जा ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जैसे आईडीबीआई बैंक के ऊपर देखेंगे तो जहाँ पे इस बार कंपनी का कर्जा कम देखने को मिले, इसका मतलब कंपनी कर्जा कम ले रहा है तो लोन कम बांटेंगे और कंपनी का इंटरेस्ट भी कम मिलेगा। तो ये नेगेटिव पॉइंट कंपनी के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो जिस बेसिस में मैं बात करूँ तो कंपनी का जो बोरिंग्स है उस बोरिंग्स लगातार लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अच्छा खासा बोरिंग्स भी बढ़ा, उस बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ा। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर हमेशा बुलिश फील करता हूँ। और कंपनी को कितना ट्रेड मिला, अगर मैं कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूँ तो इस बार हाईएस्ट ट्रेड भी मिला करीबन 5800 करोड़ के आसपास। तो इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने के कारण मैंने एक कंपनी के ऊपर ट्रेड भी लिया, वो अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इन्वेस्टर देख लीजिए, एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो फाइनली जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना था कुछ इस तरीके से कब बना, उसके बाद 2 बार हैंडल किया हुआ। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। अभी ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन का मतलब क्या है, जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बनेगा तो उसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग होना चाहिए, और वो भी वॉल्यूम के साथ, और उसके साथ साथ नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। इसमें क्या होगा, इस कैंडल को कहेंगे ब्रेकआउट और नेक्स्ट कैंडल को कहेंगे ब्रेकआउट कंफर्मेशन। ये दोनों कंफर्मेशन मिलने के बाद इसके ऊपर मैं जरूर टेल लेता हूँ। और अभी फिलहाल के लिए देखिए वही रेंज में है। आज मार्केट के जो सिचुएशन है वो उतना ज़्यादा करेक्शन मोमेंटम नहीं है। हाँ, मार्केट थोड़ा सा भी वॉलेटिलिटी हो सकता है क्योंकि लाइट टाइम हाई के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसे चलते रहेंगे। तो इसमें डरने का कोई बात नहीं, मार्केट है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब भी एंटर लूँ और उसके बाद टारगेट देगा, ऐसे होगा नहीं। तो जो मैं टारगेट यहाँ पे मुझे निकल के आ रहा है वो करीबन करीबन 26% के आसपास। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये जितने सारे मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टोटली एजुकेशन पर्पस में आपको सिखाने के लिए, सारी चीज़ों को मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो एक बार आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। ब्लाइंडली किसी को भरोसा मत करिए, मुझे भी भरोसा मत करिए। मैं मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, आपका ओपिनियन अलग हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है कैनफिन होम। देखिए इस कंपनी के ऊपर मुझे पिछले दिनों में एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर डिविडेंड एक्स्ट्रा मुझे मिला, तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए। देखिए इस कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो एक अच्छा खासा फाइनेंस कंपनी है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अगर कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें देखूँ तो कंपनी का कर्जा ये भी कंटिन्यूसली ग्रोथ होता देखने को मिले। तो जब कोई कंपनी का कर्जा बढ़ते चले जा रहा है उसके साथ साथ कंपनी के ऊपर लगातार मतलब ट्रेड तो उतना ज़्यादा रिसीव रिसीव नहीं हुआ, मगर कंपनी का कर्जा बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, और उस हिसाब से इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली खुद का होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो एक हाई ग्रोथेबल कंपनी बन सकते हैं फ्यूचर में, तो इसके ऊपर स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो इस कंपनी 2 रुपया करके डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था, तो फाइनली बहुत सारे दोस्तों को मिला। कितने सारे दोस्तों को मिला मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और हाँ, टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करना जहाँ पे आपको मार्केट रिलेटेड बहुत सारे डेटा अपडेट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।